गाइस, हम सब लोगों की ना एक बहुत खराब आदत है, ठीक है। हम लोग जनरेशन सी में, राइट। हम सबकी एक बहुत खराब आदत है, सुबह को सबसे पहली चीज़ हम उठते ही क्या करते हैं? अपना फ़ोन निकालते हैं और इंस्टाग्राम देखते हैं, ठीक है। अब इसको मैं खराब आदत बोल रहा हूँ तो इससे मेरा बिजनेस अफेक्ट हो सकता है, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को रियलाइज़ करा रहा हूँ कि इट इज़ रियली वेरी बैड हैबिट। रीज़न बीइंग, मेरी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि मेरा एक रूटीन बन गया था। मैं डेली सुबह को उठता था, जब तक मैं 1 घंटा इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल ना कर लूँ ना, मैं बेड से ही नहीं उठ पाता था। और सिमिलरली रात को भी वैसे ही, कि रात को कुछ करने को है ही नहीं, तो रात को भी स्टोरीज देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो उस चक्कर में रात को लेट सोता था। इस चीज़ की वजह से मेरे पेरेंट्स इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए मेरे से। और ये एक्चुअली में बहुत ख़राब हैबिट है, बिकॉज मैं रोज़ रात को 4-5 बजे सो रहा था, अगले दिन दोपहर को 2 बजे तक बेड में ही बैठा था। तो मेरे पेरेंट्स मेरे से इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे। मेरे पापा को लगता था कि यार ये दिन भर कुछ भी काम नहीं करता है। एंड मेरी मॉम मुझे दोपहर को 2 बजे ब्रेकफास्ट भी नहीं देती कि भाई अभी तो लंच टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट क्यों करना है तुझे। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं ना, बैड हैबिट्स, ये हमारी लाइफ में एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करती है कि इसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ क्वेश्चनेबल हो गई। मुझे लगने लगा था कि मैं एक लूप में अटक गया हूँ, मेरी लाइफ वही सेम चल रही है। रोज़ सुबह को लेट उठो, रोज़ रात को लेट सो, और सुबह को लेट उठो, फिर उसके बाद उठ के घर वालों की डांट खाओ, फिर उसके बाद पूरा दिन इंस्टाग्राम पे टाइम पास करो और फिर से सो जाओ। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रियलाइज होने लगा था कि रेपिटेटिवनेस बहुत ज़्यादा आ गई है लाइफ में, और ये अच्छी वाली नहीं है। बिकॉज अच्छी वाली रेपिटेटिवनेस आती है ना, तो दैट मेक्स यू प्राउड, बट ये वाली रेपिटेटिवनेस डिफेमेशन थी कि आई एम नॉट केपेबल इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार इस हैबिट को हमको फिक्स करना पड़ेगा, इस लूप, इस चक्रव्यूह को हमको तोड़ना पड़ेगा। सो हाय गाइस, आई एम विजय, एंड आज मैं तुमको बताऊंगा कैसे तुम्हारी लाइफ की छोटी छोटी बैड हैबिट्स तुम्हारी लाइफ को सीक्रेटली डिस्ट्रॉय कर रही है, और एक सिंपल प्रिंसिपल जिससे तुम कोई भी बैड हैबिट छोड़ सकते हो। एंड बाय कोई भी आई मीन इवन स्मोकिंग एंड एडिक्शन। सो दिस इज अ वेरी डीप टॉक, एंड आई होप आप सब लोग अपने फोन्स पर ज़्यादा टाइम पास नहीं करोगे एंड यहाँ पर ध्यान दोगे, ठीक है। तो मैं आपको अपनी लाइफ की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। इंटरेस्टिंग, एम्बैरेसिंग, आपको जो चाहिए वो बोल सकते हो। तो बेसिकली बचपन में मैं बहुत ओवर थिंक करता था बचपन से ही। एंड मुझे इवेंचुअली ये चीज़ रियलाइज हुई थी कि ये ओवर थिंकिंग है ना, मुझे लगता था कि बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज मैं लाइफ के हर छोटी चीज़ को अलग एंगल से देख सकता था। मैं सारे एंगल से इवेल्युएट करके अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन ले रहा था। बचपन में जब आप सब लोग वैनिला आइसक्रीम या चॉकलेट आइसक्रीम को अपनी फेवरेट आइसक्रीम डिक्लेयर कर देते थे, मैं जाके शॉप पे खड़े हो जाता था और सारे 32 फ्लेवर्स ट्राई करता था कि भाई मुझे सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल रही है। और ये ओवर थिंकिंग की वजह से ही आज तक मैं अपनी फेवरेट आइसक्रीम चूज़ नहीं कर पाया। एंड विद एज ये ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब रिसेंटली जब मेरा ले ऑफ हुआ था 1 साल पहले, मुझे ऐसा लगने लगा कि आई एम नॉट केपेबल इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, कि मेरे पास वो स्किल सेट नहीं है टू सर्वाइव इन कॉर्पोरेट। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये ओवर थिंकिंग इज एक्चुअली किलिंग माई प्रोडक्टिविटी। एंड ये कब हुआ? अब मेरी जॉब चली गई है, तो मुझे ऑब्वियसली इंटरव्यूज देने हैं, मुझे दूसरी जॉब ढूंढनी है। लेकिन इस ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे लगने लगा कि यार मैं केपेबल हूँ ही नहीं, तो मैं ये कंपनी में अप्लाई क्यों करूँ, मैं तो रिजेक्ट ही हो जाऊँगा। मुझे लगता था कि यार ये कंपनी इतनी बड़ी है, फैन कंपनी है, इनके पास तो इतने सारे स्किल्ड एम्प्लॉयज होंगे, मैं यहाँ पे फिट होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो इस चीज़ की वजह से मैं खुद को सेल्फ रिजेक्ट करने लगा। बिना अप्लाई किए मैंने ये डिसाइड कर लिया कि आई एम नॉट गुड इनफ। लेटर मुझे ये चीज़ इंटरव्यूज में भी खराब करने लगी। जब मैं हिम्मत करके इंटरव्यूज में अप्लाई कर रहा था, तो इंटरव्यू जाके टाइम हो जा रहा था, क्योंकि इंटरव्यू मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था कि इस चीज़ का जवाब दे, मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। 3 क्वेश्चन बाद मैं सोच रहा था यार मैं वो क्वेश्चन में खराब क्यों परफॉर्म किया। इसकी वजह से मेरे सारे इंटरव्यूज भी टाइम हुए। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, तो आई हैव टू फाइंड समथिंग आउट जिससे मैं इस ओवर थिंकिंग से दूर जा सकता हूँ। तो अब मैं एक ऐसी चीज़ है जो मैं बचपन से ही करते आ रहा हूँ, मैं इस चीज़ से दूर कैसे जाऊँ, इस चीज़ को कैसे छोड़ूँ। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, स्टोइसिज्म। तो स्टोइसिज्म इज अ ग्रीक एंशिएंट फिलोसॉफी, बहुत पुरानी फिलोसॉफी है। एंड अगर मैं आपको उसका ओवरव्यू दूँ, बेसिकली बताऊँ कि होता क्या है, तो स्टोइसिज्म डिक्टेट्स कि भाई जो आपकी ज़िंदगी में होना है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी में होने के बाद उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए वो आपके हाथ में। तो मेरे केस में एग्जाम्पल लेते हैं इंटरव्यूज, राइट। इंटरव्यू अच्छा जाना या नहीं जाना ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो मुझे अपनी स्किल्स को बेटर करना पड़ेगा, मुझे बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा और नेक्स्ट इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। ये तो मेरे हाथ में है ना। तो यहाँ पर मुझे समझ में आया था कि कैसे एक फिलोसॉफी के मेथोडोलॉजी को यूज करके हम लोग ओवर थिंकिंग जैसी बैड हैबिट से दूर जा सकते हैं, ठीक है। अब बैड हैबिट सबकी लाइफ में होती है गाइस, बराबर। अब आप लोग स्टूडेंट्स हो, अब मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, ठीक है। मुझे पता है हम लोग एक कॉमन बैड हैबिट शेयर करते हैं,
पूरा सेमेस्टर हम लोग कुछ भी पढ़ाई नहीं करते, और एग्जाम के एक रात पहले हम लोग बुक निकाल के पैनिक करते हैं कि भाई अरे शिट हमने पढ़ाई नहीं की है, पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमको ऐसा लगता है कि यार ये तो स्किल है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ ये स्किल नहीं है। मैं तुमको मेरे कॉलेज लाइफ की एक बहुत एम्बैरेसिंग स्टोरी बताता हूँ। तो मैं एक प्रॉपर बैक बेंचर स्टूडेंट था कि भाई एक रात पहले पढ़ेंगे, जस्ट पास हो जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा। मेरा बेस्ट फ्रेंड प्रॉपर फर्स्ट बेंचर टॉपर, उसका एक फंडा था कि मैं डेली जो भी कॉलेज में पढ़ाया जाएगा ना उसका घर पे जाके अपने वर्ड्स में एक नोट्स बना दूंगा। वो नोट्स उसको एग्जाम के एक रात पहले हेल्प करते थे टू क्रैक दैट टू गेट गुड मार्क्स इन दैट एग्जाम, और वो नोट्स मुझे हेल्प करते थे क्योंकि मेरी भी 9 CGPA आ गई उससे। तो इवेंचुअली मुझे रियलाइज हुआ कि यार क्या ही फर्क पड़ता है। तो इसका मुझे बाद में पता चला कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बिकॉज जब मैं कॉर्पोरेट में घुसा मेरे पास ऐसा कोई दोस्त नहीं था जो पूरा महीना मेरा काम करे एंड डेडलाइन के एक दिन पहले मैं उसका क्रेडिट ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये रियलाइज हुआ था कि बैड हैबिट्स बैड तब होती है जब तुम उसको बैड होने देते हो, तो वो तुम डिफाइन करते हो कि कब हैबिट इज बैड और नॉट। तो एक तुम लोगों को एक दूसरी चीज़ बताता हूँ। हमारा एक और बहुत कॉमन बैड हैबिट है जो हम सब लोग शेयर करते हैं। तो बेसिकली हम सबको कंफर्ट जोन चाहिए, राइट। मैं रिसेंटली अभी ये इवेंट के लिए आ रहा था, तो मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए सबसे फास्टेस्ट कम्यूट इज लोकल ट्रेन्स। तो जब मैं एयरपोर्ट के लिए घर से निकल रहा था, मैंने चेक किया, मुझे कैब पे 3 घंटे लग रहे थे घर से एयरपोर्ट जाने में। वैराज अगर मैं ट्रेन लेता हूँ तो मुझे 1 घंटा लग रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है ट्रेन ले लेते हैं, हैसल नहीं होगा। ट्रेन में मैं जैसे ही ट्रेन में चढ़ा, मैंने रियलाइज किया कि यहाँ पे एक ग्रुप बैठा है, 6-7 अंकल्स हैं, मिड 50s एज के रहेंगे। ये लोग चिल कर रहे हैं, नाश्ता खा रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं अपने फ़ोन पे। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उनसे जाके क्वेश्चन किया कि अंकल आप लोग सब एक ही कंपनी में हो? उनका जवाब था कि हम 25 ईयर से एक ही कंपनी में, हम लोग यही सेम ट्रेन लेते हैं 25 ईयर से, और हम यही सेम सीट्स पे बैठते हैं। तो आई वॉज लाइक भाई अगर ये 25 साल से एक ही कंपनी में, तो इनकी पर्सनल ग्रोथ कैसे होगी? क्योंकि आपकी पर्सनल ग्रोथ तब होती है जब आप मल्टीपल कंपनीज में जाते हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंपनीज उतने ज़्यादा उन कंपनी के चैलेंजेस, तभी आप ग्रो करते हो, तभी आप सीखते हो कि कैसे आपको सर्वाइव करना है कॉर्पोरेट में। तो ये चीज़ मैंने उनसे पूछी कि भाई आपकी ग्रोथ कैसे होगी, तो उनका आंसर सुन के मैं शॉक रह गया। उन्होंने मुझे बोला कि अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं, घर वाले खुश हैं, दोस्त हैं, लाइफ कंफर्टेबल है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार एट द एंड ऑफ द डे एवरी ह्यूमन, हम सब कंफर्ट जोन की तरफ टारगेट कर रहे हैं, हम सबको कंफर्ट जोन चाहिए। लेकिन आप लोगों को पता है ये कंफर्ट जोन कितनी खराब चीज़ है, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स हो, आप सबको भी ये कंफर्ट जोन चाहिए कि यार लेक्चर वेक्चर नहीं जाए, आराम से घर पे बैठे 9 CGPA आ जाए, जॉब लग जाए, पैसे कमाए, सही है, बराबर। मुझे भी ऐसा ही लगता था। इनफैक्ट ये टॉक की बात करूँ, आप लोगों को लग रहा रहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ टॉक देने में, बट अगर जो फ्रंट रो वाले हैं उनको दिख रहा रहेगा कि आई एम स्वेटिंग। और ये मेरी 8th या 9th टॉक है, एंड जितनी बार मैं टॉक देने आता हूँ ना, माइक मेरे माउथ के क्लोज आता है, मेरा माउथ ड्राई होना चालू हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करता हूँ। स्टिल आई टेक दैट अर्ज, आई टेक दैट एड्रेनलिन कि भाई मुझे इस डिस्कम्फर्ट को फाइट करना है। रीज़न भी कि अगर मैंने यहाँ पर फाइट कर दिया ना, तो मैं लाइफ के किसी भी सिचुएशन में फाइट कर सकता हूँ। और अगर मैं इस डिस्कम्फर्ट को फाइट नहीं करता, तो मैं यहाँ आके आपको ये नहीं बता पाता कि स्टोइसिज्म जैसी एक ग्रीक फिलोसॉफी है जो आप लोगों को हेल्प कर सकती है आपकी कोई भी बैड हैबिट छोड़ने में। और ये टॉक देने के पहले भी मैंने यही फिलोसॉफी यूज़ की थी कि यार चलो ठीक है, मैं स्पीच देने चले जाऊँगा, स्पीच अच्छी जाना या नहीं जाना ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन स्पीच अगर मैंने फंबल कर दिया तो स्पीच कंप्लीट कैसे करूँगा ये मेरे हाथ में। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि भाई ये फिलोसॉफी है, मुझे हेल्प कैसे की। तो बेसिकली मैंने अपनी लाइफ का सारा कंट्रोल, जो भी प्रॉब्लम्स रहती है, सब कुछ इस एक ग्रीक फिलोसॉफी से सॉल्व किए हैं। एंड आपकी लाइफ के लूप्स, आपकी लाइफ के चक्रव्यूह आपको ही तोड़ने, यू जस्ट नीड द राइट।